आज हम इकोनॉमिक का तीसरा चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। हम 3 पॉइंट पढ़े थे कि मुद्रा विनिमय का एक साधन है और मुद्रा का एक बहुत ही आसान तरीका होता है और जिस साधन के द्वारा हम लोग विनिमय करते हैं उसे करेंसी कहते हैं। उस करेंसी को हम बैंक में जमा करते हैं और बैंक जो होता है उसे कर्ज देने का काम करता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बैंक जो कर्ज देता है उसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं। तो निम्नतः देखें तो जो कर्ज दिया जाता है बैंक के द्वारा उसका प्रभाव जो है वो हर जगह पर या हर एक पर एक समान नहीं होता, उसके अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, बैंक जो होता है जैसे हम इसके लिए दो उदाहरण देते हैं। मान लीजिए यह है साख की दो विभिन्न स्थितियां। साख की दो विभिन्न स्थितियों में हम लोग मान लेते हैं कि अहमद नाम का एक व्यापारी है जो जूता बनाता है। ठीक है, उसे एक त्योहार के समय 3000 जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है। उसे अब धन की आवश्यकता होगी और वो धन कहां से प्राप्त करेगा? तो सिंपल सी बात है, वो कुछ धन बैंक से उधार लेगा। मान लीजिए कि टोटल जूते बनाने के लिए उसे 3000 रुपए की आवश्यकता है, तो वह 1000 रुपए बैंक से उधार लेता है तथा 1000 रुपए वो उस जूते वाले व्यक्ति से अग्रिम राशि के तौर पर लेता है जिसे वो जूता देने का वादा करता है। इस तरीके से उसके पास एक पूंजी आ जाती है और उस पूंजी का प्रयोग करके वो जूते बनाने का काम करता है और समय रहते वो जूते बनाता है और उस ऑर्डर को पूरा करता है जिससे उसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन दूसरी परिस्थिति में आते हैं तो एक रमा नाम की औरत है, दिहाड़ी मजदूर है जो एक किसान के यहाँ काम करती है। उसे अपने खेतों में खेती करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है और वह धन गांव के जमींदार से प्राप्त करती है। जमींदार जो होता है उसे कुछ ब्याज पर धन उपलब्ध कराता है। जब वह उस धन का प्रयोग करके अपने खेती का काम करती है, फसल उगता है, लेकिन कीड़े पड़ जाने के कारण उसकी फसल बर्बाद होने लगती है, जिसकी वजह से वो उसमें दवा का छिड़काव करती है, फिर भी फसल सही से नहीं हो पाता और उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और जो कर्ज रहता है उस पर चढ़ जाता है। अगली फसल को बोने के लिए पुनः उसे उस जमींदार से कर्ज लेना पड़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दो परिस्थितियां हैं, एक जूते वाले की और एक रमा की। दोनों ने कर्ज लिया लेकिन दोनों की स्थितियों में काफी ज्यादा परिवर्तन है। एक को काफी ज्यादा फायदा हुआ तो दूसरे की स्थिति और भी ज्यादा बुरी होती चली गई। तो ऋण की जो स्थितियां होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। वो किसी के को फायदा पहुंचा सकती हैं तो किसी की स्थिति को और बदतर बना सकती हैं। ये ऋण की या साख की दो विभिन्न स्थितियां होती हैं। अब हम लोग चलते हैं पांचवे की तरफ। पांचवा आता है ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तें किसे कहते हैं? जब बैंक किसी को कर्ज देता है तो कर्ज देने के दौरान उस धनराशि पर कुछ ब्याज मांगता है या ब्याज तय करता है, उसी को हम लोग ब्याज की शर्तें कहते हैं। वो ब्याज तय करता है या कभी कभी ऐसा होता है कि ऋण देने वाला जो होता है अर्थात कर्ज देने वाला जो होता है, ऋण देने वाला जो होता है वह गारंटी के तौर पर किसी वस्तु को कर्जदाता से अपने पास रख लेता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कुछ पैसे की आवश्यकता है तो वो उस पैसे को प्राप्त करने के लिए अपने घर के कागज, जानवरों या कुछ कीमती वस्तुओं को उस व्यक्ति के पास रख देता है गारंटी के तौर पर। जब कर्ज लेने वाला अपने कर्ज को चुका नहीं पाता सही समय पर तो वह व्यक्ति उस वस्तु को बेचकर उस धनराशि की हानि को पूरा कर सकता है। तो ये जो चीजें होती हैं, गारंटी, ब्याज दर, ठीक है, कराधान, ये सब के सब ब्याज की शर्तें या ऋण की शर्तें कहलाती हैं, ऋण की शर्तें कहलाती हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऋण कैसे कैसे लिया जा सकता है या कैसी कैसी परिस्थितियों में कौन कौन ऋण देने का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक गांव में श्यामल नाम का एक किसान है जिसके पास 1.5 एकड़ जमीन है। उसे अपने खेत को बोने के लिए धन की आवश्यकता होती है और वो गांव के जमींदार से कर्ज लेता है और वह जमींदार जो है 5% मासिक ब्याज पर यानी कि 60% सालाना ब्याज पर उसे कर्ज देता है।
जब फसल उगती है तो वह उस फसल से कर्ज को चुकाने का काम करता है और अंत में उसके पास बहुत कम अनाज बच पाता है। लेकिन अब जो है श्यामल एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज पर कर्ज लेता है। लेकिन उस कृषि व्यापारी की कुछ शर्तें हैं कि वह कर्ज देने के साथ साथ कुछ मशीनों को उपलब्ध कराता है और साथ ही साथ वह ये भी वादा लेता है कि फसल उगने के बाद वो फसल उस व्यापारी को ही बेचेंगे। व्यापारी जो होता है वो ब्याज भी प्राप्त करता है और फसल के दौरान कम कीमत पर फसल को खरीदता है और उसकी दाम बढ़ जाने पर बेचकर अधिक मुनाफा कमाता है। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण आते हैं अरुण की। अरुण एक बड़ा किसान है जिसके पास 7 एकड़ जमीन है और वह उन गांव के किसानों में से है जिसको बैंक के द्वारा कर्ज दिया जाता है खेती करने के लिए। अरुण जो है वो बैंक से कर्ज लेता है और अपने खेतों में आलू की खेती करता है और वह सोचता है कि आलू का कुछ हिस्सा बेचकर वह कर्ज चुकाएगा और बाकी जो हिस्सा होगा वह कोल्ड हाउस में रखकर उसके बदले बैंक से पुनः ऋण लेगा। ये दूसरी परिस्थिति हो गई और इस तरीके से अरुण जो है वो ज्यादा मुनाफा कमाता है। तीसरी परिस्थिति में हम लोग जब आते हैं तो रमा नाम की एक मजदूर खेतों में काम करने वाली मजदूर है। वो एक मध्य वर्गीय किसान के घर खेतों में काम करती है और अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उसी से कर्ज लेने का काम करती है। अभी वह उस किसान का 5,000 कर्ज ले चुकी है और जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है, त्योहार पड़ता है या फिर कोई अचानक कारण आ जाता है तो उसे पुनः उससे उधार लेना पड़ता है। उसका मालिक जो है उससे अच्छा बर्ताव नहीं करता, फिर भी रमा उसके खेतों में दिन भर काम करती है और कर्ज चुकाने का काम करती है। वह भी पुराना कर्ज चुका भी नहीं पाती है, उसकी आवश्यकता बढ़ती है तो उसे दोबारा कर्ज लेना पड़ता है। वह बताती है कि गांव के जितने भी मजदूर किसान हैं उनकी स्थिति ऐसी ही है और उन्हें अपने मालिक किसान पर निर्भर रहना पड़ता है और वो पूरी जिंदगी कर्ज में ही डूबे रहते हैं। ये तीसरा उदाहरण हो गया। चौथे उदाहरण की तरफ चलते हैं, सहकारी समिति। इसके बारे में हम क्लास 9 में आप लोगों को बता चुके हैं। सहकारी समिति होती क्या है? सहकारी समिति जो होती है वो अलग अलग समूहों की हो सकती हैं। सहकारी समिति में मान लीजिए कि एक गांव है तो उस गांव के जो लोग हैं वो सब के सब थोड़ी थोड़ी धनराशि करके इकट्ठा करेंगे और उसी धनराशि को कराधान मानकर अर्थात तो उसको आधार मानकर, गारंटी मानकर बैंक से वो कर्ज लेने का काम करते हैं और उस धन से वो खेती करने का या फिर अपने व्यापार को बढ़ाने का काम करते हैं और पुनः उस धन को चुका दिया जाता है। अब इस तरीके से देखें तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर कर्ज लेने का काम किया गया, कर्ज लेने का काम किया गया, कर्ज लेने का काम किया गया और इन लोगों की स्थितियों में भी परिवर्तन हुआ। ज्यादातर गांव में देखा जाता है कि गांव में जो लोग होते हैं जो कर्ज लेते हैं वो अपनी खेती के लिए लेते हैं, अनाज खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए या फिर जो खेती से संबंधित उपकरण होते हैं उनको खरीदने के लिए करते हैं। जबकि शहरों में जो कर्ज लिया जाता है उस कर्ज उसे व्यापार करने के लिए या कोई काम धंधा करने के लिए लिया जाता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। एक जहाँ पर गांव के लोग हैं वो कर्ज लेते हैं और हमेशा ही कर्ज में डूबे रहते हैं या फिर उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए, जबकि शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी स्थिति बदलने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा धन कमा पाते हैं। इस तरीके से हम देखें तो 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं इसमें। मुद्रा विनिमय का साधन है करेंसी और बैंक धनराशि को किस तरीके से अपने पास रखता है और उसका क्या करता है। चौथा पॉइंट था हमारा 7 की 2 विभिन्न स्थितियां, अर्थात जो कर्ज लेते हैं उन पर इसका एक सा जैसा प्रभाव नहीं पड़ता, किसी पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है या किसी पर उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। उसकी शर्तें, ऋण की जो शर्तें होती हैं कई होती हैं, ब्याज लगाया जाता है, कराधान रखा जाता है और भी बहुत सारी शर्तें होती हैं और इसके साथ ही साथ अलग अलग लोगों से या अलग अलग परिस्थितियों में कर्ज लेने का काम किया जाता है। अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पर भेज सकते हैं या फिर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।